कंधे पे बैठ जाइए। तो लड़की जो है कंधे पे बैठ जाती है। छाता इसको छोड़ना पड़ता है और पूरी तरीके से भीग जाता है। लड़की बाहर निकलती है, लड़की भी लगभग पूरी तरीके से भीग जाती है। लड़की नीचे उतरती है तो ये पूछता है कि भाई आप कहाँ से आ रहे हैं। तो वो सारा बात जो लड़की है वो बताती है। ये भी पूछती है कि आप भी इतनी रात कहाँ से आ रहे हैं। तो सुधीर भी पूरा बात अपना बताता है कि बगल में मेरा ये ऐसा है, मैं रहता हूँ और गौशाला है मेरा, तो स्वास्थ्य खराब हो गया था एक गाय का, तो इसलिए मैं दवा लाने गया था। सुधीर कहता है कि अब तो मुझे लगता है कि शायद आपको पूरा रात यहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि आप पीछे भी नहीं जा सकते हैं। हो सकता है कि और पीछे भी पेड़ ऐसा गिर गया होगा जिससे कि आपको कोई मदद करने के लिए भी नहीं आ सकता है। जो भी होगा सुबह ही होगा। आप अगर यहाँ रुक सकते हैं तो रुकिए, नहीं तो आप मेरे साथ भी चल सकते हैं अगर मुझ पर विश्वास हो तो। दिव्या जब बाहर निकलती है तो अपना मोबाइल ढूंढती है। तो जब गाड़ी का ये एक्सीडेंट हुआ तो ये मोबाइल खूब ढूंढने की कोशिश करती है। इसको इसका मोबाइल मिलता ही नहीं है। शायद गाड़ी के किसी कोने में वो पड़ गया होगा। अब दिव्या के पास अब कोई रास्ता ही नहीं था कि अब क्या करे। मोबाइल होता तो कांटेक्ट करते, अब करे तो क्या करे। उसे के पास एक ही रास्ता था कि वो सुधीर के साथ जाए, क्योंकि पूरा रात वहाँ रुकना है और संभव नहीं है कि ऐसे बारिश में भीगते हुए पूरा रात काटा जाए, क्योंकि गाड़ी भी है तो गाड़ी में भी अब बैठ नहीं सकती, क्योंकि गाड़ी जो है ऐसे हो चुका है। और यह डर भी है कि आसपास में और पेड़ है, कोई और पेड़ न गिर जाए। सुधीर भी यह बात कहता है कि यहाँ खतरा भी है, क्योंकि आंधी चल ही रहा था। दिव्या कहती है कि ठीक है, मैं आपके साथ चल रही हूँ। दिव्या जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन जब चल रही होती है तो थोड़ा इसका पैर में थोड़ा दर्द हो रहा था, चोट लग गया था, तो चलने में इसको समस्या हो रही थी। तो सुधीर कहता है कि ऐसा है कि आप साइकिल पर बैठ जाइए, मैं चलता हूँ। साइकिल पे जो आगे दिव्या बैठ जाती है और कुछ दूर तक जहाँ तक ये जा सकता था, रास्ता ठीक था, तो वहाँ तक ये साइकिल से जाता है। और फिर जहाँ रास्ता कच्चा था थोड़ा, वहाँ सुधीर है जो उतर जाता है और फिर दिव्या बैठी हुई है। सामने गौशाला आता है। दिव्या देख के गौशाला को बहुत खुश होती है, क्योंकि रात तो था लेकिन जब बिजली चमक रहा था तो गौशाला दिख भी रहा था। पहाड़ी क्षेत्र और लालटेन, और एक लालटेन जल रहा था इस गौशाला में। दिव्या वहाँ जाती है और सुधीर कहता है कि ऐसा है कि एक कमरा बना हुआ था, तो सुधीर कहता है कि आप उस कमरे में चले जाइए, मेरा कुछ कपड़ा उपड़ा रखा, जो आपको अच्छा लगे वो पहन लीजिए। क्योंकि दिव्या जीन्स और टी शर्ट डाल रखी तो पूरी तरीके से वो भीग चुका था। और कहता है कि मैं थोड़ा गाय को दबा दे देता हूँ, फिर मैं आता हूँ। दिव्या अंदर जाती है, कपड़ा चेंज करती है और एक शॉल लपेट लेती है। सुधीर है जो अपने गाय को दबा देता है। दिव्या गौशाला में ही गाय के बगल में एक आग जल रहा था, तो वहाँ जाके बैठ जाती है, थोड़ा सेकने लगती है। ठंड का मौसम नहीं था, था बरसात का ही मौसम, लेकिन चूँकि भीग गई थी और हवा चल रहा था तो थोड़ा इसके शरीर में ठंड लग रहा था, तो वहाँ ये आग सेकने लगती है। सुधीर कहता है कि मैं भी थोड़ा कपड़ा चेंज कर लेता हूँ। सुधीर जाता है, कपड़ा चेंज करता है, आके बैठता है। जैसे ही थोड़ा गर्मी लगता है दिव्या को तो वो शाल हटाती है। शाल हटाती है तो पता चलता है कि वो इसका जो हाफ पैंट होता है वो डाल रखी है और टी शर्ट डाल रखी है। हाफ पैंट भी बहुत छोटा इसका हाफ पैंट था, और टी शर्ट जो था वो चूँकि सुधीर का टी शर्ट था, तो लड़का का टी शर्ट है तो लड़की को बहुत टाइट हो रहा था। जैसे ही सुधीर देखता है तो इसको थोड़ा अजीब लगता है। ये कहता है कि आपने ये क्यों डाल लिया, और भी तो कपड़े थे, फुल भी कपड़ा था। तो दिव्या कहती है कि अरे मेरे लिए नॉर्मल है, और मैं घर पर मैं ऐसे ही भी ऐसे कपड़ा पहनती हूँ, इतना ही। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत है, आप अच्छा फील नहीं कर रहे, कंफर्टेबल नहीं है, तो हम फिर शॉल लपेट लेते हैं। सुधीर कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपको अगर ऐसा ठीक है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सुधीर कहता है कि मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ। सुधीर जाता है और चाय बनाता है। चाय जो है वो दिव्या को देता है। दिव्या चाय पी रही है, फिर इधर उधर की चर्चा होने लगता है। दिव्या लेकिन एक बात पूछती है कि एक बात मैं आपसे दिल से कहूँ तो आप मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि जिस प्रकार से मैं आपको मिली और सुनसान जगह, आप भी जवान हैं, हम भी जवान हैं, हम एक लड़की हैं, तो आप मेरे मजबूरी का फ़ायदा भी उठा सकते थे।
लेकिन मैं सोच नहीं सकती कि आज के युग में भी, आज के ज़माने में भी आपके जैसे लोग हैं। क्या आपके मन में मुझे देख के कोई ऐसा भाव नहीं आया कि इसका कुछ नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाए? सुधीर कहता है कि बात ऐसा है कि मन है तो मन में, हर एक व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ गलत भाव आता है। अगर सही भाव आता है तो गलत भाव भी आता है। लेकिन चूँकि मैं एक चीज़ को मानता हूँ कि हम कभी अकेले नहीं होते हैं। अगर हम कुछ करते हैं तो कोई है जो हज़ार आँखों से हमें देख रहा है। दोनों में काफ़ी बातचीत होने लगता है। आसपास के बारे में दिव्या पूछने लगती है, सुधीर है जो बताने लगता है। अपने बारे में भी सुधीर बताता है कि मैं चूँकि बीएससी कर रहा हूँ और गाय है, 16-17 गाय है। दिन में इसका काम होता है कि गाय को खोल देता है, गाय अपना चरने लगती है और चर के खुद गाय जो है वो गौशाला में आ जाती है। इसका काम है सुबह शाम दूध देना और जो डेयरी होता है वहाँ दूध को पहुँचा देना। फिर अपना दिन भर जो है पढ़ाई लिखाई ऐसे ही करता है। दिव्या भी अपने बारे में बताती है। दिव्या बताती है कि वो बहुत बड़े बाप की बेटी है। दिव्या पैर में दर्द को महसूस कर रही थी। सुधीर पूछता है कि शायद आपके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। दिव्या कहती है कि दर्द जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, मुझे लगा कि शायद वो कमेगा, लेकिन कम नहीं रहा है। सुधीर कहता है कि देखिए ऐसा कोई यहाँ दवा तो है नहीं, लेकिन मेरे पास कुछ देसी जुगाड़ है, अगर आप कहें तो मैं कुछ आपको बहुत ज़्यादा राहत मिल सकता है इससे। दिव्या कहती है कि प्लीज़ अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो कीजिए। सुधीर जाता है और सरसों तेल लेके आता है और दिव्या को पैर को बाहर निकालने के लिए कहता है आग के बगल में, और तेल को हाथ में ही ऐसे ही थोड़ा गर्म करके और सेकने लगता है। लगभग 15-20 मिनट तक पैर को सेकता है। पैर को सेक रहा होता है तो थोड़ा मोड़ा दिव्या को जो है वो आराम महसूस हो रहा था। और चूँकि ये पैर सेके जा रहा था और दिव्या जो है वो सुधीर को देखी जा रही थी। पैर सेक रहा है तो दिव्या सुधीर को देखी जा रही है और सुधीर भी ये देखे जा रहा है। बीच बीच में बात कर लिया करता है, इधर उधर का ही बात होता है। चूँकि जो नज़रिया था दोनों का बदल चुका था। फिर थोड़ा देर बाद सुधीर कहता है कि ऐसा है कि एक और मेरे पास उपाय है। आपने कभी हल्दी चूना का नाम सुना होगा? दिव्या कहती है कि मैंने कभी नहीं सुना। सुधीर कहता है कि मैं अभी लगाता हूँ और पूरा रात में आपको आराम हो जाएगा। जाता है और हल्दी और चूना को मिलाता है और फिर जो अंडी का पत्ता होता है उससे लेप चढ़ा के और ढक देता है। उसी आग के बगल में दिव्या के लिए बिछावन लगा देता है, क्योंकि दिव्या को थोड़ा थोड़ा नींद आने लगा था और ये वहीं पे बैठा रहता है। तो दिव्या कहती है कि क्या आपको सोना नहीं? तो सुधीर कहता है कि नहीं, मुझे आज मैं नहीं सो सकता, क्योंकि गाय को मुझे देखना है, बीच बीच में चेक करना पड़ेगा कि उसका स्वास्थ्य कैसा है, ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है ठीक। दिव्या को नींद आ जाता है, लेकिन दिव्या बीच बीच में उठती है और फिर सुधीर को देखती है, फिर आँख को मूंद लेती है। सुधीर कहता है कि शायद आपको नींद नहीं आ रहा है। सोती है जगती है, सोती है जगती है। जब जगती है तो देखती है कि सुधीर जो है इसी को देखा जा रहा है, इसी को देखे जा रहा है। सुबह होता है, सुधीर कहता है कि ठीक है मैं आपको आपके गाड़ी के पास छोड़ देता हूँ, क्योंकि अभी जो सरकारी आदमी है वो आएगा, क्योंकि जब इस प्रकार से कुछ होता है तो रास्ता साफ़ करने के लिए टीम आती है, तो आपको वहाँ आपके गाड़ी के पास होना बहुत ज़रूरी है। और दिव्या को वहाँ छोड़ के कहता है कि मैं घंटा भर में यहाँ आ रहा हूँ, क्योंकि सभी लोग को यहाँ आने में 1 घंटा तो कम से कम लग ही जाएगा। सुधीर वहाँ से निकल देता है। दिव्या क्या करती है कि मोबाइल को ढूंढने लगती है, क्योंकि इसका मोबाइल जो है वो मिल जाता है। जब मिल जाता है तो मोबाइल को ऑन करती है। जैसे ही मोबाइल को ऑन करती है इसके पास फ़ोन आ जाता है। जब फ़ोन आ जाता है तो रिसीव करती है, और रिसीव करने के बाद कोई और नहीं था, इसके पिता थे, पापा थे। वो कहते हैं कि कहाँ हो तुम, ये पूरा बात बताती है। चूँकि वो भी खोजते ही आ रहे थे, उनको भी इतना लग गया था कि शायद गुस्सा से गई है और घर तक नहीं पहुँची है, तो शायद बीच में भी कोई समस्या हो। वो जगह बताते हैं, इसके पापा लोग आते हैं। पापा लोग आते हैं और दिव्या को लेके चले जाते हैं। दिव्या चूँकि कुछ समय वहाँ रुकना चाहती थी, लेकिन दिव्या को लेके वो चले जाते हैं। और फिर इसका जो एक आदमी है वो गाड़ी को खींच के लेके चला जाता है। थोड़ा देर बाद, जो घंटा बाद सुधीर वहाँ पहुँचता है तो देखता है भाई ना गाड़ी है ना दिव्या है। बड़ा इसको अफसोस होता है, क्योंकि ये सोचा था कि हो सकता है तो अंत में हम लोग कुछ बात करेंगे, हो सकता है कि कॉन्टेक्ट नंबर और लिंक, लेकिन मन में अब सोचने लगता है चलो कोई बात नहीं, एक सपना था जो आई और चली गई।
फिर अपने काम पे लग जाता है। लेकिन काम पे तो लगता है लेकिन याद कर रहा था, क्योंकि लड़की को जो पूरा रात ये देखा था, लड़की के पैर में जो तेल लगा रहा था, हल्दी चढ़ा रहा था, हल्दी और चूना, और लड़की जिस प्रकार से इसको देखी जा रही थी, ये बहुत याद कर रहा था। याद यही नहीं कर रहा था, दिव्या भी बहुत याद कर रही थी। दिव्या भी जब वहाँ जाती है तो उसको वहाँ दिल नहीं लग रहा था। उसको भी इस बात का अफसोस था कि हमने कुछ बात नहीं किया। दिव्या चूँकि घर गई थी तो थोड़ा उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी थी। घर वालों को इतना ज़रूर विश्वास हो रहा था कि शायद इसके साथ कुछ हुआ है, ये परेशान ज़रूर है। बार बार सभी पूछते हैं दिव्या से, आखिर बेटी क्या बात है, बताओ क्या कोई परेशानी है। दिव्या कहती है कि मैं 10 दिन के लिए बाहर घूमना चाहती हूँ। सभी कहते हैं कोई बात नहीं, घूम लो। दिव्या जो है अपनी सहेली का नाम लेती है और फिर सहेली के नाम के साथ निकल देती है। दिव्या कहीं अलग नहीं जाती है, फिर उसी जगह पे चली आती है, अकेली चली आती है। इसको गौशाला दिख जाती है, ये जाती है गौशाला के बाहर और आवाज़ लगाती है। चूँकि सुधीर उस वक्त स्नान कर रहा था, थोड़ा उसको आवाज़ जो है जाना पहचाना लगता है। वो बाहर आता है, थोड़ा कपड़ा जो पहनते हुए बाहर आता है। दिव्या है जो उसको देखी जा रही है। सुधीर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये आ कैसे गई, क्यों चली आई। सुधीर दिव्या को अंदर लेके जाता है, क्या ये बैठिए। दोनों में बातचीत होने लगता है। सुधीर कहता है कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आपसे हमारी फिर से मुलाकात होगी। दिव्या कहती है कि अगर इरादा पक्का हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। दोनों में फिर बातचीत होने लगता है। फिर दिव्या जो है वो कहती है कि मैं आपके साथ कुछ दिन रहना चाहती हूँ। सुधीर कहता है कि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके फिर घर वाले। दिव्या कहती है कि मैं सबको हैंडल करके आया हूँ, सबको यह पता है कि मैं बाहर कहीं घूमने के लिए जा रही हूँ। सुधीर कहता है कोई बात नहीं, आप यहाँ रह सकते हैं। दोनों में काफ़ी बातचीत होता है। जब 4-5 दिन बीतता है तो दिव्या फिर वापस घर चली आती है। क्योंकि अब दोनों में कांटेक्ट हो गया था, दोनों एक दूसरे से फ़ोन पे बात करने लगे थे। जब फिर 15-20 दिन होता है तो दिव्या फिर जाती है, फिर 2-3 दिन रहती है, फिर चली आती है। लेकिन एक दोस्त की तरह ही है, दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बस एक दूसरे को देखते हैं, बातें करते हैं। एक चीज़ कॉमन था कि जब भी दिव्या सोती थी तो साथ में नहीं सोते थे, दोनों का बिछावन अलग होता था। लेकिन एक चीज़ वो देख रही थी कि जब भी वो यहाँ होती है तो सुधीर सो नहीं पा रहा है, सुधीर देखे ही जा रहा था। दिव्या को तो लगाव हो ही गया था, लेकिन चूँकि कह नहीं पा रही थी, सुधीर भी नहीं कह पा रहा था। एक दिन क्या होता है कि दिव्या जो है कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। सुधीर को भी पता है कि ये क्या कहने वाली है, क्योंकि इतना तो एहसास सुधीर को भी हो गया था। दिव्या कहती है कि मैंने बहुत सोचा है, बहुत सब चीज़ सोच लिया, जो मुझे सोचना चाहिए था मैंने सोच लिया है। और फिर प्यार का इजहार कर देती है, प्यार का इजहार करती है, ये भी करता है प्यार का इजहार। दिव्या एक बार फिर मिलने के लिए जाती है और दोनों के बीच प्यार का इजहार हो ही गया था। दोनों बगल में सोए हुए थे। दिव्या है वो रिक्वेस्ट करने लगती है कि आप अलग मत सोइए, साथ में सोइए। सुधीर कहता है कि हम लोग पहले अजनबी थे, फिर एक अच्छे दोस्त बने, फिर हम दोनों के बीच में प्रेम हुआ, हम दोनों का इजहार हुआ। लेकिन कुछ भी आगे बढ़ने से पहले शादी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही यह बात सुधीर कहता है, दिव्या सो जाती है। और दिव्या सोने के बाद सुबह ही कहती है कि हम अगर नज़दीक में कोई मंदिर है तो हम आज ही अभी ही आपसे शादी करेंगे। सुधीर बताता है कि मंदिर है वहाँ। दोनों जाते हैं और मंदिर में शादी कर लेते हैं। मंदिर में शादी करते हैं। सुधीर जो है चूँकि इसका जो घर था वहाँ दिव्या को लेके जाता है। सभी लोग वहाँ बहुत आदर सम्मान देते हैं, दिव्या को एक बहू के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। इस बात का जानकारी दिव्या जो है अपनी बड़ी बहन को दे देती है। बड़ी बहन को जब ये बात का पता चलता है तो वो माँ से कहती है, लेकिन शादी का चर्चा नहीं की थी। यह चर्चा की थी कि एक लड़का जो है पूरा हिस्ट्री बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ और लड़का मुझे बहुत पसंद है, मुझे उससे प्रेम हो गया है, मैं शादी करना चाहती हूँ। बहन भी बहुत समझाती है कि ज़रा तो सोच, अपने बारे में सोच, उस लड़के के विषय में सोच, उस लड़के का रहन सहन देख, अपना रहन सहन देख।
ये तो शुरू में अपनी बहन से कहती है कि मैं एडजस्ट कर लूँगी। बहन भी कहते हैं कि भाई तुमको एडजस्ट करने की क्या आवश्यकता है, और तू एडजस्ट नहीं कर पाएगी। तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारे पास पैसे हैं, पापा का पैसा तुम्हारे पास है, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा हाथ खाली हो जाएगा उस दिन तुमको एहसास होगा। करोड़ों रुपए की गाड़ी तुम चढ़ती हो, बैंक बैलेंस तुम्हारे पास है, जो मन से तुम कर सकती हो, वहाँ भी रह के तुमको जो भी मन होता है वो करती हो। ज़रा सोचो कि जितना तुम एक दिन में खर्च कर देती होगी उतना शायद वो महीने में कमाता होगा, और जितने की गाड़ी तुम चढ़ती हो उतना शायद वो लड़का जीवन भर में भी नहीं कमा पाएगा। ये सारा बात जो है वो फिर तो उसकी बहन कर ही रही थी, लेकिन ये जवाब भी दे रही थी, समझा भी रही थी। इसकी जो बड़ी बहन है वो इसकी माँ को ये बात बता देती है, माँ पिता को बताते हैं। पिता इस चीज़ को हैंडल करते हैं और अपनी बेटी से बात करते हैं, बुलाते हैं, बेटी को बुलाते हैं। दिव्या कहती है कि मैं जा रही हूँ क्योंकि घर में सभी को यह बात मैंने बता दिया है, जैसा होगा मैं बताती रहूँगी। दिव्या घर जाती है। जब दिव्या घर जाती है तो सभी लोग इससे पूछने लगते हैं, क्योंकि सभी इतना जानते थे कि ये प्यार से ही हैंडल होगी, ऐसे अंदर से बहुत गुस्सैल है और प्यार से हैंडल हो जाएगी। दिव्या ने भी एक बात छुपा लिया कि हमने शादी कर लिया है। बस दिव्या इतना कही थी कि हम उससे शादी करना चाहते हैं, मैं उसे बहुत प्रेम करते हैं, शादी करना चाहते हैं। इसके जो पिता हैं ये भी बात समझाने लगते हैं और एक और बात कहते हैं कि अगर तुमको शादी करना है वहाँ तो बिल्कुल करो, लेकिन फिर हमसे कोई उम्मीद नहीं करना, और अगर तुम एक बार छोड़ के जाती हो तो फिर वापस आने का सोचना भी मत। दिव्या के पास जो भी सामान था, एटीएम कार्ड और जो भी था, इसके पास पैसा और था, सभी रिकवर कर लिया जाता है, ले लिया जाता है। और एक और बात इसके पिता कहते हैं कि तुम यहाँ 10 दिन ऐसे बिना पैसे के रह के देख लो, अगर तुमको लगता है कि तुम पूरा जीवन काट सकती हो तो बेशक तुम शादी कर लेना उससे। दिव्या कभी फ़ोन पे सुधीर को ये बात नहीं बताई थी कि यहाँ मेरे साथ क्या हो रहा है, लोग मेरे साथ क्या चर्चा कर रहे हैं, मेरे साथ क्या प्लानिंग कर रहे हैं। बस नॉर्मली बातचीत की जा रही थी। दिव्या वहाँ भी झूठ बोलती थी कि सभी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, राज़ी हैं, जब सभी लोग मान जाएंगे तो मैं तुमको यहाँ बुलाऊंगी या मैं आऊँगी वहाँ। सुधीर भी अपना बहुत खुश है, भाई एक बहुत अमीर घर की लड़की से शादी हो गया है, बहुत सुंदर भी लड़की है। सुधीर का गांव में भी चर्चा होता है कि इसने अपने जाल में एक जलपरी को फांस रखा है। अचानक से दिव्या का जो फ़ोन है एक दिन ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है। दिव्या का जब फ़ोन बंद हो जाता है तो सुधीर थोड़ा परेशान होने लगता है। सुधीर जब परेशान होने लगता है तो जब 10 दिन तक कोई कांटेक्ट नहीं होता है किसी भी प्रकार से, तो सुधीर सोचता है कि एक बार शहर जाके वहाँ जहाँ उसका एड्रेस है वहाँ जाके देखा जाए कि आखिर क्या बात है। सुधीर जो है वहाँ जाता है। जब वहाँ जाता है, उस जगह पे जाता है, तो पता चलता है कि जो एड्रेस दिव्या दी थी, जो नाम बताई थी, उसमें ताला लग रहा है। जब ताला लग रहा है तो वहाँ एक व्यक्ति से, बगल के व्यक्ति से सुधीर जब पूछता है, दिव्या का नाम लेता है, दिव्या के पिता का नाम लेता है, तो वो लोग कहते हैं कि उनकी बेटी जो दिव्या है उसकी शादी है और सभी लोग विदेश गए हुए हैं। विदेश का ही एक लड़का है, उसी से दिव्या की शादी होने वाली है। शायद 4-5 दिन के अंदर में उसकी वहाँ शादी हो जाएगी। जैसे सुधीर ये बात सुनता है, इसके कलेजे में एक चोट सा लगता है। सीधा ही अपना गांव आता है। गांव आता है, कुछ दिन रहता है। एक दिन अपने दोस्त के साथ सुधीर बैठा हुआ था, तो क्योंकि ये बहुत उदास रहने लगा था, तो इसका दोस्त जो है वो पूछता है। जब पूछता है तो अपना जो जख्म है, दिल का जो घाव है, दिखा देता है। क्योंकि दोस्त तो था, लेकिन उसको जलन भी हो रहा था कि एक करोड़पति लड़की से इसने शादी कर लिया है। उसको समय नहीं लगता है, पूरा गांव में इस बात को छेड़ देता है कि इसकी जो पत्नी थी वो दूसरी शादी कर ली शहर में जाके, इसको छोड़ दे। जो लोग इसे जल रहे थे, किसी प्रकार से जो इससे तकलीफ था, वो इस चीज़ को हाईलाइट करने लगते हैं, इसको ताना पड़ने लगता है। किसी ने कहा कि शादी करने से पहले इसको सोचना चाहिए था। कोई इसको कह रहा था कि इसको लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा होशियार है, बहुत तेज़ है, अरे शहर की लड़कियां तुमसे भी ज़्यादा तेज़ होती है। कोई किसी प्रकार से कोई यह कह रहा था
कि यार इसका क्या गया, इसके साथ जितना दिन वो रही, इसकी पत्नी बन के रही, कोई बात नहीं, वो चली गई तो चली गई, ये दूसरी शादी कर लेगा। लेकिन जो भी बात था इसको तकलीफ ही दे रहा था, इसको अच्छा नहीं लग रहा था। ये सोचता है कि नहीं, यहाँ रहना ठीक नहीं है, गांव हमें कुछ दिनों के लिए छोड़ देना बेहतर है। ये शहर चला जाता है, और शहर अलग नहीं जाता है, शहर उसी शहर में चला जाता है, क्योंकि इसको ये था कि कभी ना कभी तो यहाँ आएगी ही, और जब आएगी तो उससे हम एक सवाल ज़रूर पूछेंगे। शहर जाता है, उसी शहर में एक काम पकड़ लेता है, काम करने लगता है, काम में भी इसका मन लगता है, अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है। कभी कभी उस रास्ते से गुजर जाता था कि शायद दिव्या मिले, चूँकि दिव्या के माँ बाप तो लौट गए थे, लेकिन दिव्या दिख नहीं रही थी। लगभग 2 साल के बाद ये जो सुधीर है, दिव्या को कार में बैठ के निकलता हुआ देखता है। जैसे ही देखता है, ये सामने जाने की कोशिश करता है, तब तक दिव्या जो है निकल चुकी थी। लेकिन सुधीर को इतना पता चला कि शायद ये सुबह में डॉग को लेके और पार्क में जाती है टहलने के लिए। ये भी उसी समय सुबह का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही सुबह होता है, सुधीर जो है पार्क में पहले से बैठा हुआ है, दिव्या आती है, डॉग लेके आती है। जैसे ही दिव्या सुधीर को देखती है, दिव्या का सर जो है नीचे झुक जाता है। सुधीर कहता है कि मैं यहाँ 1.5 साल से रह रहा हूँ, और 1.5 साल से मैं तुमको एक बात कहने के लिए रह रहा हूँ। जब प्रेम बर्दाश्त न हो, उसको स्वीकारने का क्षमता न हो, तो प्रेम करना भी नहीं चाहिए। सुधीर कहता है कि तुमने जो प्रथम रात जो मुझसे मिली थी, और तुमने एक सवाल की थी कि क्या आपको मुझे देख के क्या फ़ायदा उठाने का मन नहीं किया, दिल नहीं किया, तो आज मैं तुमको यह बात बता देता हूँ कि तुम वैसे ही लड़की हो, उसी कैटेगरी की लड़की हो जिसका कि फ़ायदा उठा लेना चाहिए। अगर साथ में वैसा होता, फ़ायदा उठाने वाला होता, तो 1.5 साल से यह बात कहने के लिए नहीं होता, यहाँ इस शहर में नहीं होता। दिव्या जो है अपना सर नीचे करके सारी बात सुन रही होती है, एक भी बात का जवाब नहीं देती है, सर उठाती भी नहीं है, देखती भी नहीं है। और सुधीर कहता है कि तुम्हारा जो नज़र झुका हुआ है, ये कह रहा है कि तुमने जानबूझ के गुनाह किया है, जानबूझ के तुमने गलती की है, और तुम्हें हिम्मत ही नहीं हुआ कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर पाओ। और यह बात कहकर सुधीर जो है वहाँ से घर चला आता है। इसका भी मन बहुत हल्का हो चुका था, अब इतना सोच चुका था कि लोग अब जो कहना होगा कहेगा, फिर आराम से फिर अपने कामों में लग जाता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।